बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स, हमारे मेंबर्स आईकेप के, हमारे एफिलिएट्स, और साथ साथ असद फिरोज साहब, आपका शुक्रिया कि आपने मुझे अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ द वेल एजुकेटेड एंड वेल इन्फॉर्म्ड ऑडियंस। अच्छा, आजकल वैसे ही एएमएल जो है वो काफ़ी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बना हुआ है, और हमारे क्योंकि अकाउंटेंट्स पे भी इसकी एप्लीकेशन है, इम्प्लीकेशन, तो इसलिए ज़रूरी था कि इस सेशन को भी ट्रेनिंग का हिस्सा बनाया जाए। तो इस सिलसिले में मेन हमारा टॉपिक तो आज प्रेजेंटेशन का रहेगा, क्योंकि मेरे पास सिर्फ हाफ एन आवर ही है एज पर द अलॉटेड टाइम। तो मेन टॉपिक तो हमारा रहेगा ऑब्लिगेशन, जो कि रिक्वायरमेंट्स हैं टुवर्ड्स द फर्म्स या टुवर्ड्स द मेंबर्स। बट उसके लिए ज़रूरी है कि हम थोड़ा सा बैकग्राउंड भी पता होना चाहिए हमें कि ये फेटफ की इम्प्लीकेशन हम तक ओवरऑल पाकिस्तान में क्या इम्प्लीकेशंस हैं, और हम तक एज एन अकाउंटेंट्स और एज ए मेंबर ऑफ आई कैप जो है वो हम पर ये इम्प्लीकेशन किस तरह आई हैं, और हमारी उस पर क्या जिम्मेदारी है। सबसे पहले अगर हम बात करें अब अ शॉर्ट टच अपॉन टुवर्ड्स द ओवरव्यू ऑफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, तो बेसिकली इसको फाइनेंशियल वॉचडॉग भी कहा जाता है। ये एक बॉडी है जो कि मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग के हवाले से और रेगुलेटरी और ऑपरेशनल मेजर्स जो है वो डेवलप करती है फॉर द मेंबर कंट्रीज। इनिशियली जब वो डेवलप हुई 1999, तो उस वक्त मेंबरशिप जो है वो डायरेक्टली फेटफ की ही होती थी, फेटफ मीन एफएटीएफ। बट उसके बाद जैसे जैसे मेंबर्स बढ़ते गए तो एफएटीएफ ने कुछ एफएसआरबीज बना दी, मतलब फेटफ स्टाइल रीजनल बॉडीज, और अपनी मेंबरशिप को जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डेलीगेट कर दिया। तो इसीलिए पाकिस्तान जो है वो डायरेक्टली फेटफ का मेंबर नहीं है, बट पाकिस्तान इज अ मेंबर ऑफ फेटफ स्टाइल रीजनल बॉडी, दैट इज एपीजी, एशिया पैसिफिक ग्रुप। उसके 41 कंट्रीज हैं जिसमें पाकिस्तान भी उसका मेंबर है। और जो पाकिस्तान की म्यूचुअल इवेल्यूशन होती है या जो भी असेसमेंट होती है वो डायरेक्टली एपीजी करता है, एंड देन वो फेटफ में प्रेजेंट होती है, जिस तरह कल जो आप न्यूज़ भी देखी होगी। तो बेसिकली हमारी म्यूचुअल इवेल्यूशन फेटफ ने नहीं की थी, एपीजी ने की थी, एंड दैट असेसमेंट ऑफ एपीजी वाज देन प्रेजेंटेड टू फेटफ फॉर फाइनल डिसीजन। अच्छा, इसमें अगर मैं थोड़ा सा 2 मिनट लूँ और सिर्फ ये बताऊं कि कल जो रिजल्ट आया है उसका बैकग्राउंड क्या था, और हम म्यूचुअल इवेल्यूशन में पहले कहाँ थे और अब अल्हम्दुलिल्लाह कहाँ हैं। तो पाकिस्तान की जो म्यूचुअल इवेल्यूशन हुई थी, हर कंट्री की होती है विद अ डिफाइंड टाइम पीरियड। पाकिस्तान की 2019 में जो म्यूचुअल इवेल्यूशन अडॉप्ट की गई, जो इवेल्यूशन 18 में हुई थी, उसकी रिपोर्ट 2019 में अडॉप्ट की गई। तो उस हवाले से फेटफ की कंप्लाइंस में दो तरह के सिनेरियोज होते हैं। एक वो टेक्निकल कंप्लाइंस देखते हैं, और दूसरा उसकी इफेक्टिवनेस। टेक्निकल कंप्लाइंस में ये देखा जाता है कि हमारे पास जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्रोप्रिएट हैं, एडिक्वेट हैं विद रिगार्ड्स टू द फेटफ कंप्लाइंस, ओवरऑल पाकिस्तान के रूल्स रेगुलेशन। और इफेक्टिवनेस में उसी की इम्प्लीमेंटेशन चेक की जाती है कि हम किस लेवल तक जो है वो उसको कंप्लाई कर रहे हैं। तो फेटफ में जो इफेक्टिवनेस है उसके 11 आउटकम है, जिसमें से अगर मैं बात करूं उस वक्त की जब म्यूचुअल इवेल्यूशन हुई थी पाकिस्तान की 2018 में, तो उस वक्त पाकिस्तान जो है वो मॉडरेट था एक इमीडिएट आउटकम में, और लो उसकी रेटिंग आई थी 10 इमीडिएट आउटकम में। किसी में भी वो जो है वो सब्सटेंशियल या हाई रेट नहीं हुआ था। बट अलहमदिल्ला कल के बाद जो है वो किसी भी इमीडिएट आउटकम में पाकिस्तान जो है वो लो या मॉडरेट नहीं है। पाकिस्तान की रेटिंग जो है वो अब हाई और सब्सटेंशियल में कन्वर्ट हो गई है इन ऑल दीज इमीडिएट आउटकम। विद रिगार्ड्स टू टेक्निकल कंप्लाइंस, पाकिस्तान की रेटिंग जो थी 40 रिकमेंडेशंस हैं, ये तो बहुत मशहूर है फेडअप की। पाकिस्तान की जो टेक्निकल कंप्लाइंस का स्टेटस था वो ये था कि एट द टाइम ऑफ म्यूचुअल इवेल्यूशन हम कंप्लाइंट या लार्जली कंप्लाइंट जो है वो सिर्फ 10 रिकमेंडेशन में थे आउट ऑफ 40, और 30 में जो है वो हम पार्शली या नॉन कंप्लाइंट थे। पार्शली भी जो है वो नॉन कंप्लाइंट के आसपास ही रहता है। आपका जो स्टेटस है एज वी स्पीक, हम जो है वो कंप्लाइंट और लार्जली कंप्लाइंट जो है वो अलहमदिल्ला 35 उसमें रिकमेंडेशंस में है, एंड ओनली 5 रिकमेंडेशंस जो कि लार्जली पार्शली या नॉन कंप्लाइंट है। अगर ओवरऑल दुनिया का स्टेटस देखा जाए तो पाकिस्तान सिर्फ 3 कंट्रीज हैं, इटली, सऊदीया एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे तीसरे कंट्री का नाम याद नहीं आ रहा, 3 कंट्रीज हैं, उनकी जो है वो सिर्फ पाकिस्तान से ज्यादा रेटिंग है इन टेक्निकल कंप्लाइंस में। पाकिस्तान जो है वो फोर्थ पे आता है इस चीज में। अच्छा, थोड़ा सा मैं लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क पे आऊंगा, क्योंकि जब ये इशू आया पाकिस्तान की 2018 में म्यूचुअल इवेल्यूशन का,
तो ओवरऑल एक एक्सरसाइज की गई और एक लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क जो है वो डेवलप किया गया एएमएल सीएफटी के हवाले से। तो उसमें जो ओवरऑल पाकिस्तान को जो है वो दो सेक्शन में जो है वो ब्रेक किया गया। पहला सेक्शन जो है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का था एंड द सेकंड सेक्शन वाज रिलेटेड टू डीएनएफबीपीस। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में रेगुलेटर्स जो थे वो स्टेट बैंक, एसईसीपी, नेशनल सेविंग जिसको सीडीएनएस कहते हैं, और पाकिस्तान पोस्ट को जो है वो नॉमिनेट किया गया। ऑल्दो पाकिस्तान पोस्ट जो है वो अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में शुमार नहीं होता, क्योंकि वो जो इनकी सर्विसेज थी एफआईएस की वो उनसे ले ली गई हैं। तो द पाकिस्तान पोस्ट इज नो मोर अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एज पर द एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रिजीम ऑफ पाकिस्तान। जहां तक डीएनएफबीपीस की बात है तो ये हिस्सा जो है वो नॉन कंप्लाइंट था इन दी 2018 रिजीम, क्योंकि ऐसा कोई रेगुलेटर भी नहीं थे और इसके साथ साथ कोई रेगुलेशंस भी अवेलेबल नहीं थी। तो उसके लिए जो सेटअप बना वो ये बना कि क्योंकि डीपी जो डीएनएफबीपीज हैं, दैट इज डेजिग्नेटेड नॉन फाइनेंस बिजनेस एंड प्रोफेशंस, ये इसका उसमें 4 क्लासिफिकेशन है। उसमें रियल एस्टेट शामिल होते हैं, डीलर्स इन प्रेशियस मेटल्स एंड स्टोन्स, दैट इज मोस्टली कॉमनली कॉल्ड एज ज्वेलर्स या जो बुलियन डीलर्स होते हैं। उसके साथ साथ अकाउंटेंट्स एंड लॉयर्स। तो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को ये जिम्मेदारी दी गई कि वो रियल एस्टेट और डीपीएमएस को जो है वो रेगुलेट करेंगे, और साथ साथ उन अकाउंटेंट्स को जो कि आईकैप या आईसीएमए के मेंबर नहीं है, मतलब ऑल अदर अकाउंटेंट जो एसीसीएस या जितने भी बाकी अकाउंटेंट्स हैं, उन सबको फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को ये जिम्मेदारी दी गई। आईकैप जो है वो उसको जिम्मेदारी दी गई फॉर दी मेंबर्स ऑफ आईकैप जो प्रैक्टिस में। आईसीएमए के लिए जो है वो उनके अपने मेंबर्स, और बार काउंसिल जो है वो उनको जिम्मेदारी दी गई टू कवर टू ओवरसाइट, टू प्रोवाइड ओवरसाइट या टू प्रोवाइड मॉनिटरिंग टू दी लॉयर्स। इसमें एक क्या चाहिए था कि बार काउंसिल्स के ऊपर एक ओवरसाइट बॉडी भी है, दैट इज द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, जो कि बार काउंसिल्स को जो है वो ओवरसाइट करती है। और इसी तरह आईकैप और आईसीएमए को जो मॉनिटर करता है वो है एसईसीपी। वो ओवरसाइट बॉडी है आईकैप एंड आईसीएमए कि दे आर, इफ दे आर नॉट प्रोवाइडिंग एनी, मतलब अगर वो पूरा स्टैंडर्ड के हिसाब से जो है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल नहीं कर रहे, तो उस केस में जो है वो ओवरसाइट जो है वो एसईसीपी ने प्रोवाइड करनी है एज पर दी ओवरऑल लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क। ये मैंने अभी डिस्कस किया कि डीएनएफबीपी पे फैटफ की डायरेक्टली तो सिर्फ 3 रिकमेंडेशन आती हैं, बट इनडायरेक्टली हम जो है वो अराउंड 12 to 13 रिकमेंडेशन हम पे फॉल करती हैं, जिनको हमने कंप्लाई करना होता है। और जिस तरह मैंने बताया कि जो पाकिस्तान की एमईआर थी, एमईआर इज बेसिकली म्यूचुअल इवेल्युएशन, उसमें डीएनएफबीपी को नॉन कंप्लाइंट कहा गया। अच्छा, अब जब नॉन कंप्लाइंट हो गया और उसके बाद जब रिजीम बना, तो रिजीम में सबसे पहले तो इशू ये था कि हमें किस तरह जो है वो एम्बिट में लाया जाए एज अ रेगुलेटर। तो पाकिस्तान का जो, आई होप के आई एम विजिबल, क्योंकि मुझे वहां से आवाज नहीं आ रही है, अगर कोई इशू हो तो मुझे चैट पे बता दीजिएगा या बता दीजिए, ठीक है, थैंक यू। अच्छा, उस पर बेसिकली जो पाकिस्तान का मेन रेगुलर लॉ है अंडर दी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, वो है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जो कि 2010 में बना। सितंबर 2020 में उसमें अमेंडमेंट्स की गई और अ, कुछ रेगुलेटर्स को डेडिकेट किया गया, डेजिग्नेट किया गया। थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा, कुछ रेगुलेटर्स को डेजिग्नेट किया गया उस हवाले से कि ताकि वो भी उस एम्बिट में आ जाए। तो अभी आपको जो स्लाइड पे लिस्ट नजर आ रही है 8 रेगुलेटर्स की, बेसिकली वो सारे रेगुलेटर्स जो हैं वो डेजिग्नेट हो चुके हैं अंडर शेड्यूल 4 ऑफ द एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जिसमें इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान को भी एज एन एमएल सीएफटी रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है वो अ, अब ये पावर दी गई है कि वो रेगुलेट कर सकता है अपने मेंबर्स को फॉर द एएमएल सीएफटी पर्पसेस। अच्छा, जो स्लाइड का नीचे निचला पोर्शन है उसमें बेसिकली पावर्स दिए हुए हैं अंडर द एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट टू द रेगुलेटर्स के वो क्या कुछ कर सकते हैं। उसमें बेसिकली अगर मैं पावर्स की बात करूं तो उनमें सबसे जो जरूरी पावर्स हैं वो हैं कि हमने इशू रेगुलेशन या डायरेक्शन इशू करनी है फॉर द कंप्लायंस ऑफ द एएमएल सीएफटी मेजर्स। सेकंड इज द लाइसेंसिंग ऑफ मेंबर्स, हमने उस पर मैं आऊंगा अभी आगे जाके, मैं सिर्फ अभी मोटा मोटा बता रहा हूँ। तीसरा, हमने अवेयरनेस क्रिएट करनी है। इसके साथ साथ एएमएल सीएफटी के हवाले से जो भी इंफॉर्मेशन रेगुलेटर को दरकार होगी, he can ask या he can require it, the regulator can require it from the member firms.
और इसके साथ साथ इन केस ऑफ एनी नॉन कंप्लायंस तो हमारे पास एज अ रेगुलेटर ये पावर है टू इम्पोज सैंक्शंस अंडर द एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और अंडर द लॉ व्हिच आईकैप हैज इशूड। अच्छा, जब रेगुलेट हो गए तो उसके बाद आईकैप, ये जरूरी है हमें बैकग्राउंड समझना ताकि हम ऑब्लिगेशंस पे आए तो हमारे पास ये पिक्चर क्लियर हो कि हम क्यों इस एम्बिट में शामिल हो रहे हैं। अच्छा, जब आईकैप नॉमिनेट हो गया तो इन सितंबर 2020 आईकैप ने भी अपने एज पर द पावर गिवन अंडर द आमला, आईकैप काउंसिल ने जो है वो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड कॉम्बैटिंग ऑफ फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म रेगुलेशंस इशू की। दीज रेगुलेशंस आर इन कंप्लायंस विद द फेटफ रिकमेंडेशंस, और इसी वजह से रिकमेंडेशन 22 जो है वो लार्जली कंप्लाइड हुई, क्योंकि हमारे रेगुलेशंस और साथ साथ एफबीआर एंड आईसीएमएपी के रेगुलेशंस जो हैं दे आर नाउ कंप्लाइंट विद द फेटफ रिकमेंडेशन। और ये सितंबर 30 2020 से एप्लीकेबल हैं ऑन दी रिपोर्टिंग फर्म्स। अच्छा, अब रिपोर्ट एक थोड़ा सा इशू ये आता है कि रिपोर्टिंग फर्म्स हम कहते हैं उन फर्म्स को जो कि हमारे एम्बिट में फॉल करती हैं, हमारे से आई मीन टू से एएमएल के एम्बिट में फॉल करती हैं। वो आपने पिछले 2 साल से जो है वो फॉर्म ए जो है ना वो फिल किया होगा, एएमएल की तरफ से एक रिक्वायरमेंट आती है टू ऑल द मेंबर फर्म्स कि उनको फॉर्म ए फिल करना है। फॉर्म ए बेसिकली डिटरमिन करता है कि आप जो है वो कोई एएमएल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। एएमएल सर्विस जो है वो बेसिकली 2 कैटेगरीज में डिफाइन है अंडर द एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट: अकाउंटेंट सर्विसेज एंड ट्रस्ट एंड कंपनी सर्विस प्रोवाइडर सर्विस। अगर मैं इसको बिल्कुल सीधा सीधा उसमें बात करूं तो हम जो ऑडिट की सर्विसेज हैं या टैक्स की सर्विसेज हैं मेनली, दीज आर नॉट क्लासिफाइड अंडर द एम्बिट ऑफ एएमएल सीएफटी स्कोप। तो अगर कोई फर्म सिर्फ यही 2 सर्विस प्रोवाइड कर रही है तो दिस फर्म विल नॉट बी क्लासिफाइड अंडर द रिपोर्टिंग फर्म, और मीन उसके साथ साथ फिर कॉन्सिक्वेंटली उनके ऊपर जो है वो ऑब्लिगेशंस भी नहीं आती अंडर द एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। जो मेन सर्विसेज हैं उसमें जो मैंने पिछले 2 साल इंस्पेक्शन में भी इस चीज को एक्सपीरियंस किया है वो मैं बता देता हूँ। उसमें बेसिकली अगर कोई फर्म, एनी फर्म इज एक्टिंग एज अ फॉर्मेशन एजेंट फॉर इट्स क्लाइंट, उसके साथ साथ बहुत सी फर्म्स अगर रजिस्टर्ड ऑफिस प्रोवाइड करती हैं फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव और फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस पर्पसेस, उसके साथ साथ अगर कोई आप किसी का बैंक अकाउंट मैनेज कर रहे हैं, किसी का पेरोल मैनेज कर रहे हैं विद द अथॉरिटी, अगर इसके साथ साथ आप जो है वो किसी कंपनी में एज अ डायरेक्टर जो है या एज अ पार्टनर इन्वॉल्व है, बट उसमें देखिए सबसे बड़ा इशू ये आता है, मैं ऑब्लिगेशन में भी ये बात बताऊंगा कि जब आप किसी कंपनी के साथ इन्वॉल्व होते हैं तो उसके साथ उसके अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनरशिप का बड़ा इशू आता है। अकाउंटेंट्स को मेनली जो है वो गेट कीपर तस्वुर किया जाता है, मतलब अकाउंटेंट्स इन द फेट ऑफ गाइडेंस जो है वो एक रिलायबल उसको तस्वुर किया जाता है। तो रिस्क ये रहता है कि जो मनी लॉन्ड्रर है वो अकाउंटेंट्स को किसी तरह यूज करके अपनी जो है वो एक्टिविटीज को परफॉर्म ना करे, आया वो रजिस्टर्ड ऑफिस लेके या वो अपनी कोई डमी कंपनी या किसी तरह भी कंपनी फॉर्म करा के अकाउंटेंट्स के थ्रू और जो है वो अपने पर्पस को फुलफिल ना कर ले। तो इसलिए अकाउंटेंट्स पे मेनली जो है वो ये जिम्मेदारी आयद होती है कि जब वो क्लाइंट को सर्विस देंगे तो दे हैव टू परफॉर्म सर्टेन फंक्शंस, जो कि आगे मैं इंशाल्लाह अपनी स्लाइड में बताऊंगा। ये मैं जिक्र कर चुका हूं तो बस इसमें ये बात बताना जरूरी है कि क्योंकि आईकैप एज अ रेगुलेटर जो है वो नॉमिनेट हुआ तो आईकैप की काउंसिल ने एक इंडिपेंडेंट बोर्ड सेटअप किया है, एएमएल सुपरवाइजरी बोर्ड, जो कि ओवरऑल इसकी मॉनिटरिंग को जो है वो देखता है। इसमें जो है वो बेसिकली रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम एसईसीपी एंड फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट भी है अदर देन दी मेंबर्स ऑफ द काउंसिल। तो ये एक इंडिपेंडेंट बोर्ड है जो इंडिपेंडेंटली जो है वो मॉनिटर करता है, और उसको असिस्ट करने के लिए जो है वो बेसिकली एएमएल सुपरविजन डिपार्टमेंट है जिसको मैं लीड करता हूँ जाके। अच्छा, अगर उनको मैं इसको एक सम अप कर दूं कि हमने जो है वो हमारा रोल क्या है एज अ इंस्टीट्यूट या एज अ रेगुलेटर। हमने रेगुलेशन आने के बाद जो है वो एक सीरीज ऑफ अवेयरनेस कैंपेन की। पिछले साल ज्यादा थी, इस साल थोड़ी कम थी क्योंकि पिछले साल हमें अवेयरनेस फर्स्ट ईयर था तो ज्यादा जरूरत थी। उसके बाद हमने एफएक्यूज भी हमारी वेबसाइट पे मौजूद हैं, साथ साथ गाइडेंस मटेरियल भी है। हमने एशियन डेवलपमेंट बैंक को भी इंगेज किया था टू प्रोवाइड गाइडेंस, उन्होंने वेबिनार भी किए थे और साथ साथ एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव गाइडेंस भी जो है वो इशू की है। साथ साथ हमारे पास जो है वो एक हेल्प डेस्क मौजूद है, उस पर एफएक्यूज में हमारे डेडिकेटेड ईमेल एड्रेस और डेडिकेटेड लैंडलाइन नंबर मौजूद है। हमारे मेंबर्स उसको अवेल भी कर रहे हैं, हमें कॉल्स भी बहुत आती हैं कोई भी अगर क्वेरी होती है। इसके साथ साथ जिस तरह मैंने पिछली स्लाइड में बात की थी लाइसेंसिंग कंट्रोल्स, उसके ऊपर जो है वो आईकैप काउंसिल ने एक डायरेक्टिव इशू किया था 4.26
जो कि अल्हम्दुलिल्लाह आप कंप्लाई भी कर रहे हैं एज अ मेंबर। और जिस वक्त हम सीओपी इशू होता है या जिस वक्त रिन्यू होता है, तो एक डिक्लेरेशन जो है वो सबमिट होती है इन ऑर्डर टू कंप्लाई विद द लाइसेंसिंग कंट्रोल। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ भी जो है वो ऑन पर्पस कंप्लाइंस है, और अल्हम्दुलिल्लाह फेटफ की कंप्लाइंस के हिसाब से बिल्कुल ठीक है। इसके साथ साथ हमारे पिछले 1 साल 1.5 साल से ऑन साइड इंस्पेक्शन चल रही हैं, और उसके अगेंस्ट में जो है वो अगर की ज़रूरत होती है तो कोई इन्फोर्समेंट एक्शन भी लगा दिए जाते हैं। ये बताना जरूरी इसलिए है कि हमारी वेबसाइट पे अगर आप देखें तो हमारे एएमएल सुपरविजन का एक पेज बना हुआ है, कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव पेज है, जिसमें आपको आईकैप की गाइडेंस के अलावा हर तरह की गाइडेंस मौजूद है जो फेटफ ने इशू की हैं, जो एफएमयू ने इशू की हैं, या और किसी रेगुलेटर ने इशू की हैं। इसमें जितने भी वेबिनार्स होते हैं हमारे, या जितने भी दूसरे गाइडेंस मटेरियल्स हैं, वो सारे वीडियोस के साथ रिकॉर्डिंग के साथ मौजूद हैं। तो मेंबर्स अगर चाहें तो इस पेज को भी जो है विजिट कर सकते हैं फॉर देयर ईज या कोई भी अंडरस्टैंडिंग के लिए। अच्छा, आप मेन स्लाइड पेपर्स पे आते हैं। मैं जरा पिछली अगले 4-5 स्लाइड्स में ऑब्लिगेशंस को कवर करूंगा। ये ऑब्लिगेशंस बेसिकली फेटफ रिकमेंडेशन से ही अराइज हुई हैं, और उसमें बेसिकली जो मेन ऑब्लिगेशंस हैं, जो सेक्शंस हैं एज पर द रेगुलेशंस, मैं उसी हिसाब से जो है वो लेके चलता हूँ। द फर्स्ट थिंग इज द रिस्क असेसमेंट। आपने एज अ रिपोर्टिंग फर्म अपने रिस्क को असेस करना है, एंटिटी वाइड भी और क्लाइंट वाइड भी। एंटिटी वाइड से आई मीन टू से कि आपने अपने ओवरऑल क्लाइंटेल को इस तरह देखना है कि आपका एएमएल सीएफटी के हवाले से भी कोई रिस्क मौजूद है या नहीं है। इसको मैं इस तरह अगर बताऊं आपसे, इनिशियली एक एनआरए भी शेयर हुआ था, नेशनल रिस्क असेसमेंट। तो उसमें कुछ पाकिस्तान के एरियाज बताए गए थे, जैसे बॉर्डर एरियाज ऑफ बलूचिस्तान, बॉर्डर एरियाज ऑफ केपीके, और बॉर्डर एरियाज ऑफ ये जो इस तरफ ईस्टर्न बॉर्डर हमारा। अगर उसमें कोई किसी का क्लाइंटल है तो नेशनल रिस्क असेसमेंट, जो ओवरऑल पाकिस्तान का असेसमेंट था, उन्होंने कहा था कि दीज शुड बी लुक्ड इनटू विद अ बिट मोर इनहांस्ड ड्यू डिलिजेंस। मतलब कि उनको थोड़ा सा जो है वो, आप ये नहीं है कि हर किसी को रिस्की मार्क कर दें, बट उन पे ड्यू डिलिजेंस थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू चेक कि कोई वहां से रिस्क इवॉल्व ना हो जाए ऑफ द मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंस। अच्छा, रिस्क असेसमेंट में सबसे जरूरी चीज क्या है? ये टॉपिक जरूरी इसलिए भी है कि मुझे इंस्पेक्शन के दरमियान भी जो है वो इस चीज पे काफी क्वेरीज आती थी, तो जरूरी है कि मैं अभी जो है वो इस चीज को क्लियर कर दूं ताकि आप लोग के लिए भी आसानी हो टू इंश्योर कंप्लाइंस। रिस्क असेसमेंट के लिए बेसिकली सबसे पहले तो जरूरी है कि आप अपने रिस्क को आइडेंटिफाई करें। आपका ज्योग्राफिकल रिस्क, आपकी अगर अपनी ब्रांच जो है वो कुछ ऐसे एरियाज में है जो कि एनआरए के हिसाब से हाई रिस्क में आते हैं, या आपके क्लाइंटल जो है वो बेसिकली फॉरेन क्लाइंट हैं, या आप नॉन फेस टू फेस सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं अंडर डिलीवरी चैनल, आपके पास पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन हैं एज अ क्लाइंट। तो इस तौर पे इस क्राइटेरिया की बेस पे आपने अपना रिस्क आइडेंटिफाई कर लिया। देन उसकी लाइक्लीहुड को देखते हुए हर फर्म जो है वो अपने लेवल पे ही एक मिटिगेटिंग कंट्रोल्स आइडेंटिफाई करती है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पास जो है वो पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन जो है वो ज्यादा है, ज्यादा से मतलब मैं बहुत ज्यादा पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन को सर्विस प्रोवाइड करता हूँ, तो उसके लिए मेरा मिटिगेटिंग कंट्रोल क्या होगा कि मैं अपनी फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉनिटरिंग जो है वो बढ़ा दूं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी क्लाइंट को ऑनगोइंग मॉनिटरिंग में साल में या 2 साल में एक बार चेक करता हूं, तो फॉर दीज क्लाइंट जहां पे मुझे रिस्क ज्यादा लग रहा है, मैं उनको 6 महीने में एक बार जो है वो दोबारा से मॉनिटर कर लूं। ये सारे रिस्क जो है ये बेसिकली आपका जो ओवरऑल कंप्लायंस प्रोग्राम बनता है, जो एएमएल प्रोग्राम बनता है, उसको डिफाइन करते हैं। क्योंकि हर कंपनी, हर फर्म का, मेरे पास ये सवाल बहुत ज्यादा आता है, क्वेरी, कि हमें कोई टेम्पलेट दे दिया जाए जिसकी मदद से हम अपना रिस्क असेसमेंट या एएमएल प्रोग्राम बना लें। तो देखें, गाइडेंस में वो टेम्पलेट मौजूद है जिस तरह मैंने वेबसाइट में बताया, बट हर फर्म का जो है वो प्रोग्राम जो है वो डिफर करेगा या वेरी करेगा विद रेफरेंस टू देयर ओन रिस्क एंड देयर मिटिगेटिंग कंट्रोल्स। तो इस चीज को भी हमें देखने की जरूरत है कि आपके, क्योंकि हो सकता है आपके पास रिस्की एलिमेंट्स ना हो और आप अपना प्रोग्राम जो है वो इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दें जिसका कोई पर्पस ना रहे ना। तो ये जरूरी है कि सबसे पहले आप रिस्क आइडेंटिफाई करें। दूसरी इंपॉर्टेंट बात फेटअप की रिकमेंडेशंस के हवाले से और जो रेगुलेशन में मेंशन है वो ये है कि आपके पास अपने इंटरनल पॉलिसीज एंड कंट्रोल्स होने चाहिए। उसमें 4 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं। वो ये है कि आपने अपने एम्प्लॉयज को, जो फर्म्स के एम्प्लॉयज हैं, खास तौर पे वो जो कि कंप्लाइंस ऑफिसर्स हैं और जो एएमएल के हवाले से डील कर रहे हैं, या जो फ्रंट ऑफिसर हैं क्लाइंट से डील कर रहे हैं, उनको आपने रेगुलरली ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है, जो भी एएमएल सीएफटी के हवाले से। क्योंकि ये एक बड़ा इवॉल्विंग सब्जेक्ट है। हर थोड़े टाइम गुजरने के बाद जो है वो इसमें अपडेशंस आ रही हैं, चेंजेस आ रही हैं। तो ये जरूरी है कि एम्प्लॉयज जो कि क्लाइंट से डील कर रहे हैं और वो एम्प्लॉयज जो कि एएमएल सीएफटी कंप्लाइंस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं,
वो प्रॉपरली ट्रेंड हो। इसके साथ जब आप एम्प्लॉयज हायर करते हैं तो एक फेटअप की रिक्वायरमेंट ये है कि आप उन स्क्रीनिंग भी कर लें। स्क्रीनिंग होती है, मैं आगे एक पूरी इसकी स्लाइड है। स्क्रीनिंग बेसिकली हम करते हैं फ्रॉम द लिस्ट ऑफ प्रोस्क्राइब पर्सन जो कि नेक्टा ने और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने इशू की है। नेक्टा इज बेसिकली नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी। इसके साथ साथ हर फर्म ने जो है, जो रिपोर्टिंग फर्म है, उसने अपना एक डेडिकेटेड कंप्लायंस ऑफिसर नॉमिनेट करना है जो कि हमसे एज अ रेगुलेटर जो है वो कम्युनिकेट भी करता है, और वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर दी फॉर इंश्योरिंग दी AML CFT कंप्लायंस। अब इसमें बेसिकली कुछ फर्म्स ने जो है वो, कुछ फर्म्स के पार्टनर्स खुद ही नॉमिनेट हो गए और अपने आप को उन्होंने डेजिग्नेट कर लिया है, एंड कुछ फर्म्स ने जो है वो मैनेजर, सीनियर मैनेजर लेवल पे जो है वो वेल ट्रेन कंप्लायंस ऑफिसर जो है वो नॉमिनेट किए हुए हैं। अच्छा, लास्ट पोर्शन इसका बहुत जरूरी वो ये है कि अगर AML CFT की कंप्लायंस को चेक करने के लिए देयर शुड बी एन इंडिपेंडेंट ऑडिट फंक्शन विद इन द फर्म और आउटसोर्स। अब विद इन द फर्म का मतलब ये है कि इन केस अगर आपकी फर्म में दो पार्टनर्स हैं, तो अगर एक पार्टनर जो है वो AML CFT की ओवरऑल कंप्लायंस देख रहे हैं और कंप्लायंस ऑफिसर भी उन्हीं की रिपोर्टिंग में आते हैं, तो द अदर पार्टनर शुड एक्ट एज एन इंडिपेंडेंट ऑडिट, और वो एक डिफाइंड फ्रीक्वेंसी जो कि आपकी पॉलिसी में मेंशन हो उसके हिसाब से जो है वो AML CFT का जो है वो एक असेसमेंट कर लिया करें ऑफ द सिस्टम, वेदर दिस सिस्टम इज ऑपरेटिंग एज पर दी डिफाइंड रूल्स एंड रेगुलेशंस और नॉट। अच्छा, अब सवाल ये आता है, ये मैंने FAQs में भी मेंशन किया हुआ है, कि जहाँ पे वो मौजूद हो, जहाँ सोल प्रोवाइडर हो, वहाँ पे क्या हो सकता है। तो देखें, वहां पे आपको अपना रिस्क देखते हुए, इन केस अगर रिस्क ज्यादा है ऑफ द AML CFT, देन तो फिर आउटसोर्स करना चाहिए। इन केस अगर रिस्क नहीं है बहुत ज्यादा और क्वांटम भी बहुत थोड़ा है सर्विसेज का, देन जो सोल प्रोप्राइटर खुद हैं वो ही ये डिमॉन्स्ट्रेट करें टू द रेगुलेटर इन द फॉर्म कि, मतलब अगर मैं कंप्लायंस ऑफिसर तो हूँ, बट मेरे पास इस तरह की डॉक्यूमेंटेशन भी हो कि मैं ऑन अ फ्रीक्वेंट बेसिस, ऑन अ फ्रीक्वेंट एट अ डिफाइंड फ्रीक्वेंसी मैं अपने सिस्टम्स को चेक भी कर रहा हूँ एज एन ओवरसाइट, कि मैं इस चीज़ों को जो है वो एज पर दी गाइडेंस एंड एज पर दी रेगुलेशन लेके चल रहा हूँ या नहीं चल रहा। ये चीज जो है हमें क्वेश्चन प्रोवाइड किया था, क्योंकि शुरू में जब रेगुलेशंस बने थे तो गवर्नमेंट इन्वॉल्व थी, कंसल्टेंट इन्वॉल्व थे, तो हमें सोल प्रोवाइडर के लिए क्वेश्चन प्रोवाइड किया गया था कि हमारा जो सोल प्रोवाइडर है वो ही ये डिमॉन्स्ट्रेट कर दे, तो दैट विल बी ओके एज वेल। अच्छा, अब जब क्लाइंट आपके पास आ रहा है तो एक जब बड़ी ऑब्लिगेशन जो है वो है आपकी कस्टमर ड्यू डिलिजेंस की। कस्टमर ड्यू डिलिजेंस जो बेसिकली हम अगर अकाउंट खुलवाना जाते हैं तो बैंक्स में नॉर्मल कॉमनली इसको कहते हैं KYC, नो योर कस्टमर। ये बेसिकली हमने हमसे मतलब एज अ रिपोर्टिंग फर्म हमने करना किसका है, अपने क्लाइंट का, उसके बेनिफिशियल ओनर का, और उस बंदे का या उस पर्सन का जो कि क्लाइंट के बिहाफ पे एक्ट कर रहा है। तो ये बेसिकली क्लाइंट के बिहाफ पे एक्ट करने का इशू जब आता है, जब कोई फॉरेन क्लाइंट हो और वो अपना लाइजॉन ऑफिस या अपना कोई ब्रांच ऑफिस पाकिस्तान में ओपन करे और उसके लिए अगर कोई सर्विसेज ले, MSCFT सर्विसेज, स्पेसिफाइड सर्विसेज, तो वहां पे जो है वो पर्सन एक्टिंग ऑन बिहाफ को भी जो है वो उसकी भी ड्यू डिलिजेंस करना जरूरी है। बेनिफिशियल ओनरशिप की इसलिए जरूरी है क्योंकि जब कोई कॉर्पोरेट आता है तो जरूरी नहीं है कि उनके डायरेक्टर जो है वो उसके बेनिफिशियरीज भी हैं। तो यू नीड टू अनवाइंड दैट शेयर होल्डिंग स्ट्रक्चर के, वहां पे जो है वो उनकी बेनिफिशियरीज कौन कौन है, और इन केस जिन शेयर होल्डर्स की होल्डिंग 25% और अबव है, यू नीड टू अप्लाई कस्टमर ड्यू डिलिजेंस मेजर्स ऑन दिस। ठीक है। अच्छा, करनी कब कब है, उस वक्त करनी है जब आपका बिजनेस रिलेशनशिप स्टेब्लिश हो रहा है। तो दूसरा, उस वक्त जब आप ये नोट करते हैं कि आपका जो कॉर्पोरेट क्लाइंट है, उसके कॉर्पोरेट क्लाइंट में लीगल पर्सन एंड लीगल अरेंजमेंट दोनों आ जाएंगे। दूसरा ऑप्शन ये होता है, दूसरा पॉइंट ये आता है जब आपका कोई सिग्निफिकेंट चेंज इन द ओनरशिप है, कोई मर्जर हो गया, कोई एक्विजिशन हो गया और आपका क्लाइंट की ओनरशिप चेंज हो गई, यू नीड टू परफॉर्म ड्यू डिलिजेंस अगेन। और इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट क्रिएट होता है विद इन किसी भी मीडिया न्यूज की वजह से या किसी वजह से कि क्लाइंट की कोई इन्वॉल्वमेंट है इन एनी रिस्की मैटर, तो उस वक्त आपको भी जो है अपने ड्यू डिलिजेंस को रिवाइज करने की और उसको अपडेट करने की जरूरत है। अच्छा, इसके बाद तो इसमें ये CDD प्रोसेस आ रहा है, वो बेसिकली आगे भी कवर हो जाएगा, तो मैं इस पे टाइम को देखते हुए आगे चलता हूँ। अच्छा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर जो कि एक्शन, हमारे जो फेटअप के एक्शन आइटम्स हैं उसमें भी एक बहुत बड़ा इसका सिग्निफिकेंट पोर्शन था, वो ये था कि टारगेटेड फाइनेंशियल सेक्शन, जिसमें TF और PF बोथ, ये बेसिकली डील करता है विद द प्रोस्क्राइब पर्सन। दो तरह के, नेक्टा जो है वो उन प्रोस्क्राइब पर्सन की लिस्ट बनाता है जो कि ATA में आते हैं, एंटी टेररिज्म एक्ट में,
लोकल जिनको कहते हैं लोकल प्रोस्क्राइबर्स, ठीक है। और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स इशू जो करता है एसआरओ, जो कि मैं आपको गाय बगाए बेचता भी रहता हूँ फ्रॉम एमएल डिपार्टमेंट, वो बेसिकली इशू करता है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने जो जिन लोगों को प्रोस्क्राइब किया है या जिन ऑर्गेनाइजेशन को प्रोस्क्राइब किया है, अदर टीएफ में या पीएफ में, दोनों में। टीएफ बेसिकली टेररिस्ट फाइनेंसिंग के हवाले से प्रोस्क्राइब होते हैं, एंड पीएफ बेसिकली प्रोलिफरेशन फाइनेंसिंग के, जिसमें वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन वगैरह के लोग आ जाते हैं जो इस काम में इन्वॉल्व हैं। अभी तो पीएफ में बेसिकली सिर्फ ईरान और कोरिया के लोग ही आते हैं, बट ये जरूरी है फॉर ऑल रिपोर्टिंग एंटिटीज अंडर द एम्बिट ऑफ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, कोई भी रेगुलेटर हो उसका, फ्रॉम द बैंक टिल द लॉयर और अकाउंटेंट सारे, कि आपने अपने हर क्लाइंट को जो है वो स्क्रीन करना है। क्लाइंट से मेरा मतलब है उनके बेनिफिशियल ओनर्स को भी, और वही पर्सन एक्टिंग ऑन बिहाफ को भी आपने स्क्रीन करना है। स्क्रीन करने के लिए आपके पास अभी जो है वो यूएन सैंक्शन लिस्ट अवेलेबल है जो मैंडेटरी है, और उसके साथ साथ जो है वो लिस्ट ऑफ प्रोस्क्राइब इंडिविजुअल जो कि नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की जो है वो लिस्ट में आपको चेक करना जरूरी है। नेक्टा की लिस्ट जो है वो सीएनआईसी के साथ होती है, तो लिस्ट उसमें स्कैन करना बड़ा आसान होता है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है। यूएन सैंक्शन लिस्ट में बेसिकली क्योंकि दुनिया के लोग हैं सारे, तो सीएनआईसी होते नहीं है, तो आप नाम से या उसके अलावा अगर कोई पॉसिबल मैच मिलता है आपको नाम में, तो देन यू चेक दी पासपोर्ट वगैरह, उसका पासपोर्ट नंबर वगैरह आ रहा है। मैंने इंस्पेक्शन में ये भी देखा है कि बहुत सी फर्म जो है वो इसके इससे थोड़ा आगे भी जाती हैं और ओफेक वगैरह की लिस्ट को भी जो है वो स्क्रीन कर रही हैं। वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, बट मैंडेटरी जो है वो ये दो लिस्ट है, इनका ना करना नॉन कंप्लायंस में आएगा। इसके अलावा आप जो भी कर रहे हैं दैट इज वेल बियॉन्ड द कंप्लायंस, और बहुत अच्छी बात है, वो करना भी चाहिए, बैंक्स तो करते भी हैं। अच्छा, इसके लिए मैनुअल भी कर सकते हैं आप। मैनुअल के लिए अगर आप आईकैप के जो एमएल सीएफटी पेज पे जाएंगे, तो वहाँ टीएफएस का एक प्रॉपर सेक्शन बना हुआ है, उसमें आईकैप ने गाइडेंस भी इशू की है, और उसके साथ साथ जो है वो लिंक्स मौजूद हैं कि आप उन लिंक्स को क्लिक करें वन टच पे, तो आप डायरेक्ट जो है वो उन उस लिस्ट पे अराइव हो जाते हैं जिस लिस्ट से आपने वो स्क्रीन करना है। वो डेटाबेस है ओवरऑल, आप उसमें सर्च का ऑप्शन है, आप नाम लिखेंगे, सीएनआईसी नंबर लिखेंगे, और आपको रिजल्ट उसी वक्त मिल जाएगा। इसके अलावा मार्केट में ऑटोमेटेड टूल्स भी अवेलेबल है जो इस काम को परफॉर्म करते हैं। अगर कोई मैच फाउंड होता है तो आपने हरगिज जो है वो उससे बिजनेस रिलेशनशिप स्टेब्लिश नहीं करना। ये मैं बात कर रहा हूँ उस वक्त की जब बिजनेस रिलेशनशिप स्टेब्लिश नहीं हुआ, और अगर वो तो सिंपल है, मैच फाउंड नहीं हुआ तो आपने स्क्रीन कर लिया और बस बिजनेस रिलेशनशिप हो गया। अच्छा, मैच फाउंड नहीं हुआ तो हो गया, तो आपने एक तो बिजनेस रिलेशनशिप स्टेब्लिश नहीं करना, दूसरा आपने फौरन ही एसटीआर रिपोर्ट करनी है। एसटीआर इज बेसिकली सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, और हमारी तमाम रिपोर्टिंग फर्म्स अल्हम्दुलिल्लाह एफएमयू जो फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट है उसके गो एमएल पोर्टल पर रजिस्टर्ड भी है, तो वहां आपने जो है वो फॉरन एसटीआर रिपोर्ट करनी है। इन केस अगर आपका बिजनेस रिलेशनशिप ऑलरेडी मेंटेन है, मतलब चल रहा है उनके साथ, कंटिन्यूइंग है, और उसके दरमियान में क्योंकि आप जब इसकी लिस्ट में कोई अपडेशन आती है और आप उसको चेक करते हैं, और जब आपको कोई नजर आता है, तो उसी वक्त आप अपना बिजनेस रिलेशनशिप एक तो टर्मिनेट करेंगे उनके साथ, दूसरा काम ये करेंगे कि आप उसी वक्त जो है वो एसटीआर रिपोर्ट करेंगे। इस केस में एसटीआर रिपोर्ट करना मैंडेटरी है, बाकी केसेस में सस्पिशन आता है तो जजमेंट है। यहाँ ना करना एक बहुत ग्रेव नॉन कम्प्लायंस तस्वर की जाती है अंडर द एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। अच्छा, अब बात आती है कि हम जब ड्यू डिलिजेंस करते हैं तो हमारे पास कुछ जो है वो हाई रिस्क क्लाइंट आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल पॉलिटिकली एक्सपोज पर्संस, एनजीओज, या हाई रिस्क जुरिस्डिक्शन, मतलब कोई ग्रे लिस्टिंग कंट्री से आपके पास जो है वो क्लाइंट है, जो ग्रे लिस्ट जो है वो फेटफ की उसमें मौजूद है, अदर देन पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान तो अब नहीं है, और था भी तो पाकिस्तान को एक्सक्लूड कर। और दूसरा ये कि एनजीओ एनपीओ को भी जो है वो, ये जरूरी नहीं है कि आप हर पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन को हाई रिस्क मार्क करेंगे, बट उसमें अगर आप उनको मीडियम या लो रिस्क मार्क करेंगे तो देयर शुड बी अ जस्टिफिकेशन कि आपने उनको मीडियम और लो रिस्क क्यों मार्क किया है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपने ये, एक मैं एग्जाम्पल देता हूँ उसकी, कि आपके एक कंपनी में एक नॉमिनी डायरेक्टर या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है जो कि पॉलिटिकल एक्सपोज पर्सन है। हाउएवर उनका उस कंपनी में ना कोई रोल है ना कोई अथॉरिटी है, अकेले तो वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, वो कुछ कर भी नहीं सकते। तो उस केस में आपको ये लगेगा कि ऑल दो कि ये पॉलिटिकल एक्सपोज पर्सन है, बट इनका रिस्क एज ज्यादा नहीं है, तो आप उस क्लाइंट को अपनी असेसमेंट की बेस पे जो है वो हाई से मीडियम मार्क करेंगे। बट जब आपकी इंस्पेक्शन होती है तो उस वक्त दैट दिस जजमेंट शुड बी डॉक्यूमेंटेड कि आपने किसी क्लाइंट को हाई रिस्क मार्क क्यों नहीं किया। अच्छा, इनहांस ड्यू डिलिजेंस में बेसिकली कुछ ज्यादा स्टेप्स परफॉर्म करने पड़ते हैं। आपको मॉनिटरिंग जो है वो थोड़ी ज्यादा फ्रीक्वेंसी से करनी होती है। इनकेस अगर आप अपने लो रिस्क या मीडियम रिस्क क्लाइंट को हर 2 साल बाद दोबारा से मॉनिटर करते हैं या अपडेट करते हैं अपनी ड्यू डिलिजेंस को, तो यहाँ आपको फ्रीक्वेंसी जो है वो थोड़ी श्रिंक करनी पड़ती है, 6 महीने या साल में।
साथ साथ आपके फर्म के सीनियर मैनेजमेंट जो है, जो मोस्टली फर्म में सीनियर पार्टनर्स होते हैं, तो हाई रिस्क क्लाइंट के लिए जो है उनका अप्रूवल जरूरी है, अदर देन दी एंगेजमेंट। वो कहते हैं एंगेजमेंट पार्टनर ने अप्रूव किया था, बट जितने भी हाई रिस्क क्लाइंट होंगे उसके लिए सीनियर पार्टनर या सीनियर मैनेजमेंट ऑफ द फर्म, किसी कुछ फर्म में बोर्ड बने हुए हैं, तो उनकी अप्रूवल जरूरी है। और तीसरा, हाई रिस्क क्लाइंट के केस में जो है वो एक रिक्वायरमेंट फेटअप की तरफ से ये है कि उनका सोर्स ऑफ फंड भी जो है वो पता होना चाहिए टू द रिपोर्टिंग फर्म। अब उसमें बेसिकली मैंने जब इंस्पेक्शन किए हैं तो बहुत सी फर्म्स के पास जो है वो उनके इनकम टैक्स रिटर्न होते हैं। बहुत सी फर्म के पास जो है ना वो उन्होंने एक अपने टेम्पलेट बनाए हुए हैं जिसमें उन्होंने पूरा उसको इनकम टैक्स रिटर्न या उनकी पूरी वेल्थ को जो है वो एक असर्टेन किया हुआ है, जो कि कंप्लाइंस को इंश्योर कर देता है। सॉरी। अच्छा, मैं अगर इस चीज को पूरी ऑब्लिगेशंस को एक स्लाइड में अगर बंद करूं या एक बिल्कुल उसको समराइज करूं, तो हाँ, तो बेसिकली सबसे पहले तो आपने जो है वो रिस्क असेसमेंट करनी है। साथ साथ आपके पास एक डेडिकेटेड कंप्लायंस ऑफिसर होना जरूरी है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होगा टू इंश्योर कंप्लायंस ऑफ द एमएलसीएफटी रेगुलेशंस। इंडिपेंडेंट ऑडिट होना जरूरी है। आपने स्टाफ की अपने ट्रेनिंग करनी है, साथ साथ उनकी स्क्रीनिंग भी करनी है। कस्टमर ड्यू डिलिजेंस अभी मैंने जिक्र किया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ, रिकॉर्ड कीपिंग रह गया था। रिकॉर्ड कीपिंग बेसिकली फॉर ऑल पर्पसेस, एमएलसीएफटी के जो रिकॉर्ड्स हैं, क्लाइंट फाइल्स हैं, वो 5 साल तक जो है वो मेंटेन करना जरूरी है। और वो ट्रांजैक्शन या वो इंस्टांसेस जहाँ पे आपने जो है वो एसटीआर रिपोर्ट की है, सस्पिशियस ट्रांजैक्शन, उनके रिकॉर्ड जो है वो 10 साल तक मैंडेटरी हैं। ये रेगुलेशन में भी मेंशन है, और ये वो रेगुलेशन बेसिकली एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट से ही ड्राइव हुई है। ऑनगोइंग मॉनिटरिंग करनी है, और साथ साथ आपने सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है वो टारगेटेड फाइनेंशियल सैंक्शन का, मतलब टीएफएस स्क्रीनिंग करनी है आपने, फ्रॉम द नेक्टा एज वेल एज फ्रॉम द। इसमें यह चीज जरूरी है कि आपने ऑन बोर्डिंग के वक्त तो करनी करनी है। इसके बाद जो भी अपडेशन आती है, खास तौर पे एडिशन या कोई अमेंडमेंट आता है इन द लिस्ट, जो आपको मोफा के एसआरओ के थ्रू पता लगता है या नेक्टा कोई इशू करता है अपना नोटिफिकेशन, तो आपने अपने जितना भी क्लाइंटल है एमएलसीएफटी का खास तौर पे, उनको आपने जो है वो फिर से स्क्रीन करना है अपने आपको अपडेट करने के लिए कि कोई एडिशन ऐसा तो नहीं है जो आपके किसी क्लाइंटल या उसके बेनिफिशियल ओनरशिप से मैच करता है। अच्छा, अब एक लास्ट पोर्शन, नेक्स्ट 2 मिनट्स में, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन कंप्लाइंस। अब जब रेगुलेशन बने हैं तो उस रेगुलेशन के साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक एमएलसीएफटी सैंक्शन रूल्स बनाए। एमएलसीएफटी सैंक्शन रूल्स ये कहते हैं कि कोई भी नॉन कंप्लायंस विद रिलेटेड टू द एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट या उसके कोई भी कॉरेस्पॉन्डिंग लॉज में बेसिकली जो आईकेएप ने रेगुलेशन इशू किए हैं वो भी आ जाते हैं। उनकी नॉन कंप्लायंस जो है दैट विल बी डेल्ट इन अकॉर्डेंस विद द एमएलसीएफटी सैंक्शन रूल्स। और एमएलसीएफटी सैंक्शन रूल ये कहता है कि नॉन कंप्लायंसेस पे जो है वो सिवियरिटी की बेस पे जो है वो रेगुलेटर के पास ये राइट है कि वो सैंक्शन अप्लाई कर सके। स्लाइड की लेफ्ट साइड पे आपको नजर आ रहा होगा टाइप्स ऑफ सैंक्शन, जो कि रेगुलेशन में, रूल्स में मेंशन है कि ये सैंक्शंस जो हैं वो अप्लाई की जा सकती हैं डिपेंडिंग ऑन द सिवियरिटी। उसमें वार्निंग है, इशूइंग अ डायरेक्शन, मतलब आप एज अ रेगुलेटर किसी को डायरेक्शन इशू करते हैं, टाइम बाउंड प्लान कि आप 10 से 15 दिन या 20 दिन जो भी टाइम में इन चीज़ों पर कंप्लायंस इंश्योर कर दें, बट उसकी बहुत ज़्यादा सिवियरिटी ना हो। अगर बहुत ज़्यादा सिवियरिटी हो तो देन बात जो है वो मॉनेटरी पेनल्टी की तरफ जाती है या किसी भी इम्पोजिशन ऑफ कंडीशन या लिमिटेशन की तरफ जाती है। हाउएवर उस रूल में एक बात ये भी है कि इन केस अगर कोई भी सेंक्शन इम्पोज होती है ऑन द रिपोर्टिंग फर्म बिकॉज ऑफ द नॉन कंप्लायंसेस, तो फर्म के पास जो है वो अपील का राइट है टू फाइल एन अपील अगेंस्ट दैट इन्फोर्समेंट। और हमारे केस में एज एन आईकेएफ के केस में जो है वो सैंक्शनिंग अथॉरिटी तो एमएल सुपरवाइजरी बोर्ड है, एंड द एपीलेट फोरम इज द आईकेएफ काउंसिल। तो आईकेएफ काउंसिल में जो है वो अपील फाइल हो सकती है फॉर एनी सैंक्शन दैट इज बीन इम्पोज ऑन द रिपोर्टिंग फर्म। तो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो, मुझे आवाज नहीं आ रही तो इनके अगर चैट में आप दे दें तो आई विल बी हैप्पी टू आंसर, या अगर मुझे किसी और तरीके से बता दें तो मैं। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू।